हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोर्थ क्लास है और इस क्लास के अंदर हम लोग कूलम्स लॉ के बेसिक का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कूलम्स लॉ क्या बताता है? कूलम्स लॉ बताता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो ये जो फोर्स होगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे Q1 अगर पॉजिटिव है या Q2 पॉजिटिव या नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अगर आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दोगे, अगर 1 कूलम की जगह 2 कूलम लोगे तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर 2 कूलम की जगह 10 कूलम लोगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो फोर्स है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है और फोर्स जो होगा इस r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब आप दूरी जितना बढ़ाते जाओगे फोर्स उतना ही वीक होते जाएगा और दूरी जितना कम करते जाओगे फोर्स उतना ही क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि ये जो फोर्स होगा इट विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। देखो, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कौन सी है? इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये वाली है। ठीक है ना। अब देखो, फोर्स जो लग रहा है ये इस लाइन के अलोंग ही लग रहा है। मैंने फोर्स को इस तरीके से नहीं बनाया कि ये जो चार्ज है ये इस चार्ज पर्टिकुलर को ऐसा तिरछा फोर्स लगेगा। नहीं, फोर्स तिरछा नहीं लगेगा कभी। फोर्स हमेशा कैसे लगेगा? इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। ठीक है ना। अगर दो सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस है, अगर दोनों लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और अगर दोनों अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जो कि आप सबको पता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, अट्रैक्टिव इफ द चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट साइन। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर चार्जेस ऑपोजिट साइन होगा, ऑपोजिट साइन मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा तो जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। और अगर सेम साइन के होंगे मतलब लाइक चार्जेस होंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव इन नेचर लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ, जैसे कि हमारा जो ग्रेविटेशन लॉ था न्यूटन का, वो पॉइंट मासेस के लिए था, ये पॉइंट चार्जेस के लिए होगा। ठीक है। अब पॉइंट चार्जेस क्या होता है या पॉइंट बॉडी क्या होती है? मान लीजिए हम लोग जैसे अगर रात को स्काई की तरफ देखें तो हमें जो तारे दिखते हैं वो बहुत ही छोटे दिखते हैं, बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखते हैं ना, टिमटिमाते हुए दिखते हैं तारे। अब वास्तव में तारा पॉइंट थोड़ी है। अगर आप सन को ही देखो तो वो कितना ह्यूज है, और में तो सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, है ना, उससे भी मैसिव है। तो आपको वो पॉइंट की तरह क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो जो स्टार है उसके साइज के रेस्पेक्ट में अगर आप और उस स्टार के बीच की डिस्टेंस को कंपेयर करो तो आपके और स्टार के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आपके और स्टार के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण आपको स्टार पॉइंट की तरह लगते हैं। अगर हम लोग धरती से, अगर धरती और मून की डिस्टेंस और भी बढ़ा दी जाए तो मून आपको धीरे धीरे छोटा होते हुए दिखेगा और एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो भी आपको पॉइंट की तरह दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो मून के डायमेंशन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो गया है। सो वेन एवर द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल is much greater than the dimensions of the particle, we consider the particle to be point particles। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है ना। उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर आप उनके साइज के साथ कंपेयर करें तो डिस्टेंस बहुत बड़ी है। नेक्स्ट है, देखो, ग्रेविटेशन जो लॉ होता है ना, ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप मीडियम को चेंज कर दोगे तो जो फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा हम लोग बस अभी पढ़ेंगे कुछ देर में। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा हर डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं रहता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा में ही वैलिड रहेगा। अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम आ गए तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलिड नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि उसके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा। या फिर अगर कोई क्लोज पाथ है तो उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। या फिर हम लोग इस फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे वर्क पावर एनर्जी
वाले चैप्टर में एक बार कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बात करेंगे आफ्टर कुछ क्लास, आफ्टर फ्यू क्लासेस. सो व्हाट वी हैव सीन हियर दैट जो फोर्स है it is directly proportional to the magnitude of the charges and it is inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको k लिखते हैं k q1 q2 बटे r स्क्वायर, ठीक है ना. ये जो k की जो वैल्यू है ना, ये जो k की जो वैल्यू है ये होती है 9 इंटू 10⁹9 और अगर हम लोग इसकी यूनिट लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना. अब ये जो कांस्टेंट है के इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ यूनिट, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ यूनिट. जैसे कि एसआई यूनिट में हम लोगों ने अभी इसकी वैल्यू लिखी है कि एसआई यूनिट में इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है. देखो इस k को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं. इस k को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं. तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. और ये जो ई नॉट ये लिखा हो ना इसको एप्सिलॉन नॉट प्रोनाउंस करते हैं और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी जो वैल्यू होगी ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. आपको याद रखना पड़ेगा इसकी यूनिट होगी, इसके ऑपोजिट यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना. अभी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब पोलराइजेशन पढ़ेंगे मीडियम का उस समय हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है. पर अगर थोड़ा सा आपको मतलब अभी जानना है तो हम बताते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है. सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज अ मेजर, it is a measure how strongly a medium is influenced by an external electric field. तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एक मेजर है कि कैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम को इन्फ्लुएंस कर सकती है. मान लीजिए कोई मीडियम है, अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता एक्चुअली क्या है. मान लीजिए कि जैसे ग्रेविटेशन फील्ड होती है वैसे ही चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है. तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम को कितना इन्फ्लुएंस करेगा उसका मेजरमेंट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है तो परमिटिविटी तो ये जो परमिटिविटी है ये जैसे मीडियम की परमिटिविटी अलग हो जाएगी. तो हाई परमिटिविटी वाले जो मीडियम होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं. जो लो परमिटिविटी वाले मीडियम होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. आपको इसके बारे में अभी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये परमिटिविटी एक बार और आएगी और फिर उसका जो फिजिकल मीनिंग क्या होती है वो हम आपको बता देंगे. अभी बस आप ये याद रखिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मीडियम कैसा व्यवहार करता है, कैसा बिहेव करता है, कितना इन्फ्लुएंस होता है वो ये परमिटिविटी बताती है. ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा अगर उसका व्यवहार ज़्यादा चेंज हो जाएगा. ऐसे बता सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ तो ज़्यादा परमिटिविटी, कम इन्फ्लुएंस हुआ तो कम परमिटिविटी.
मतलब ये जो परमिटिविटी है ये मीडियम और फील्ड के जो इन्वॉल्वमेंट है उस पे उससे ये रिलेटेड है, ठीक है ना। तो उसको पढ़ने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना चाहिए, इसीलिए ये दोबारा बाद में फिर आएगा। बस आप वैल्यू याद रखना कि इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और जो के कांस्टेंट का वैल्यू है ये है 9 इंटू 10⁻9 और ये चॉइस ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। अब जैसे कि मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं कि देखो दो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, दो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दो नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव तो रिपेल, दो नेगेटिव वो रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे चार्जेस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखो हर मीडियम का एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो लिखते हैं एवरी मीडियम हैज अ कांस्टेंट, every medium has a dielectric constant which is denoted by K, ठीक है ना। देखो बच्चों इस K को ना इस K से कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। ये K अलग है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K अलग है, ठीक है ना। ध्यान ध्यान रहे एवरी मीडियम हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय K और रिलेटिव परमिटिविटी ठीक है ना। और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही अलग नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। नेक्स्ट, whenever two charges are kept in a medium, the electrostatic force decreases by a factor of K और एप्सिलॉन आर। तो जब भी हम लोग दो चार्जेस को किसी भी मीडियम में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले लग रहा था वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कम हो जाता है, या फिर वो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम हो जाता है। हमेशा याद रखना जब भी दो चार्जेस को किसी भी मीडियम में इंट्रोड्यूस करवाओगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाएगा या रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज है, दो अलग अलग नाम है। तो देखिए अगर हम लोग एफ मीडियम रखेंगे, मान लीजिए किसी मीडियम में हम लोगों ने दो चार्जेस को रखा तो मीडियम में क्या हो जाएगा, फोर्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हम लोगों ने फोर्स लिखा था ना, ये जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये जो फोर्स लिखा है ये फोर्स इन वैक्यूम है, ठीक है ना। ये फोर्स इन वैक्यूम है, यहाँ पे ये फोर्स इन वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं है, यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है ना। फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम, ठीक है ना। अब जैसे ही आप मीडियम को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो जो फोर्स है वो के टाइम्स कम हो गया या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कम हो गया। तो वैक्यूम में जो फोर्स था उससे के टाइम्स ये कम हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहले से था और के इसके कारण आ गया, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। जहाँ पे आर क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी,
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 एप्सिलॉन आर, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं। तो देखो एप्सिलॉन बराबर कितना हो गया? एप्सिलॉन बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो रिलेटिव परमिटिविटी की जो डेफिनेशन हो गई वो हो गई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की जो डेफिनेशन हो गई वो हो गई परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है कि अपन वैक्यूम की बात करें, ठीक है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो याद रखिएगा जब भी कोई मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है, या रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी मीडियम डालोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। कितने गुना कम हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गुना कम हो जाएगा, या रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसका ओरिजिन है, और यहाँ एक चार्ज रखा गया है और यहाँ दूसरा चार्ज रखा गया, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है Q1, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा चार्ज रखा गया Q2, दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं। देखिए ये है R1 वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, और ये है R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, ठीक है ना। मान लेते हैं कि दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा इसी लाइन के अलोंग लगेगा, तो जो फोर्स लगेगा इसी लाइन के अलोंग लगेगा। एक फोर्स इधर लगेगा और जो दूसरा फोर्स होगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है ना। जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है ना। ये फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या है, ये वाला जो फोर्स है ना ये 2 1 पे लगा रहा है। सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसे हम लिख देंगे F12, ठीक है ना। F12 क्या है बच्चों? F12 है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज पार्टिकल। तो ये हो गया है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्योंकि दूसरा वाला फोर्स लगा रहा है ना, दूसरा वाला इस पर फोर्स लगाएगा ड्यू टू 2। अगर हम इसको देखें तो ये लिखा हुआ है F21, ये हो गया है F21। तो F21 क्या है? आप खुद बताओ F21 क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2। तो दूसरे चार्ज पर लगाया गया फोर्स कौन लगाएगा? पहला वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। तो दूसरे पर पहले वाले द्वारा लगाया गया फोर्स, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। अब देखो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो हम लिखते हैं इसको R21, ठीक है ना। R21 फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। हमेशा याद रखना कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2, इनिशियल R1, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हो गया R21, ठीक है ना। अब R21 की जो डायरेक्शन है ये है डायरेक्शन R21 की। अगर और डायरेक्शन कैसे देते हैं बच्चों? याद होगा आपको, डायरेक्शन दिया जाता है यूनिट वेक्टर से।
अगर R21 की डायरेक्शन ये है तो R12 की डायरेक्शन ठीक उसके ऑपोजिट होगी। समझ पा रहे होगे आप? अगर R21 की डायरेक्शन इधर है तो R12 की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी, ठीक है ना। जैसे F12 और F21 की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट थी, ठीक वैसी R21 की डायरेक्शन और R12 की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, ठीक है ना। और डायरेक्शन कैसे दिखाया जाता है, यूनिट कैप से दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो R21 है, ये है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये R21 है, और अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 की डायरेक्शन इधर है, और अगर आप R12 लोगे तो R12 डायरेक्शन इस तरफ आएगी, ठीक है ना। तो अगर हम इस डायरेक्शन यहाँ बना के दिखाएं तो R21 की डायरेक्शन इधर है, और अगर हम R12 की डायरेक्शन बनाएं तो R12 की डायरेक्शन क्या है, इधर है। अब देखो R12 और R21 दोनों के मैग्नीट्यूड एक ही बराबर है, बस डिफरेंस क्या है, इन दोनों के डायरेक्शन का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इन दोनों के डायरेक्शन का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो R12 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और उसको हम लोग मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं बच्चों, हम लोग उसको R मान लेते हैं। तो R21 और R12 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, R के बराबर है, ठीक है ना। अब चलो हम लोग वेक्टर लिखना शुरू करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले F21 लिख के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो F21 लिखते हैं, फोर्स बराबर 1/4πε0, वैक्यूम में काम कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों का अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं R21 है तो यहाँ भी R21 लिख देते हैं, R21 का होल स्क्वायर, ये मॉड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड हो गया है R21 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ डायरेक्शन दिखाते हैं तो हमें भी डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, और डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, इस यूनिट वेक्टर से दिखाएंगे। तो देखो डायरेक्शन दिखा दिया यूनिट वेक्टर 2 1, ठीक है ना। तो ये हो गया इन वेक्टर फॉर्म, ये हो गया इन वेक्टर फॉर्म, F21 हो गया वेक्टर फॉर्म। लेकिन बच्चों अगर आपको याद होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो आप इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हो, F21 इज इक्वल टू, ये जो R2 हमने लिख दिया ना, R21 और R12 का मैग्नीट्यूड R के बराबर लिख दिया पहले। तो F21 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, R21, ये हो गया होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में आप R21 की जगह R12 भी लिख सकते हो, R भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम है। अब यूनिट वेक्टर की जगह हम लिख रहे हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखो ये दोनों मैग्नीट्यूड अगर जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन सा सही ऑप्शन है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो देखो आएंगे ही आएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया Q1 Q2 अपॉन, ये हो गया R21 होल क्यूब। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मॉड लगाना इंपॉर्टेंट है, होल क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा R21 वेक्टर, ठीक है। चलिए अब हम लोग F12 लिख के दिखाते हैं ना। देखिए बच्चों अगर F12 लिखना है हमें, अगर F12 लिखना है तो देखो F12 इधर लग रहा है, और F12 में जो डायरेक्शन होगा वो R12 का लेंगे, ठीक है ना, R12 का लेंगे। तो आ जाइए F12 लिखते हैं, इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो F12 वेक्टर लिखना है तो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे R12 ले लेते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड में अपन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 है तो यहाँ 12 ही लिख देते हैं।
और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो यूनिट वेक्टर बताएगी, तो ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर लिखना है तो आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा, आप इसको आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ठीक वैसे ही ये भी क्यूब बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और यहाँ पे मैग्नीट्यूड में क्यूब लगा देंगे। क्यों क्यूब लगाएंगे, क्योंकि ऊपर में हम लोग यूनिट वेक्टर नहीं लिख रहे हैं बल्कि वेक्टर लिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर नहीं लिख रहे हैं बल्कि वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो R12 और R21 का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर है, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट वेक्टर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, इनका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अलग है। अब हम इसी के मदद से देखो क्या लिखेंगे, अब इसके मदद से हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 होल क्यूब, यहाँ पे लिखा हुआ है R21 वेक्टर, ठीक है ना। ये बिल्कुल यही लिखा हुआ है ये चीज़ यहाँ पे। देखो हम इसको क्या करते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2, ये R21 को R³ लिख देते हैं, ठीक है ना। क्यों R लिख सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने बताया कि R21 और R12 का मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि R के बराबर हम लोगों ने ले लिया था, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्यों सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच की दूरी तो वही है ना। अब R21 लिख रहे हो तो डायरेक्शन इधर है, और अगर R12 लिख रहे हो तो डायरेक्शन इधर है, तो बस डायरेक्शन का ही खेल है। बाकी ये जो डिस्प्ले, ये जो लेंथ है इनके बीच की दूरी, वो तो सेम ही रह रही है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अब ये जो R21 है इसको हम लिख लेते हैं -R12, लिख सकते हैं, आपको तुरंत लिख के दिखाया कि R21 बराबर क्या है, -R12, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है F21, तो देखो F21 किसके बराबर हो गया, F21 बराबर हो गया, माइनस बाहर आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³, देखो ये भी तो R³ है, R12 का मॉड R³ इंटू R12 कैप। तो देखो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला टर्म ही लिखा हुआ है, अगर आप देखो तो यही लिखा हुआ है, यहाँ पे F12 लिखा हुआ है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि F21 होता है -F12 के बराबर, और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि हम लोगों ने डायग्राम में देखा है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, और ये कूलम्स लॉ की हम लोगों ने पूरी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ की यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी हो गई। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ करेंगे, ठीक है ना, जेई मेंस और नीट के न्यूमेरिकल्स, और फिर हम लोग एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स में पहुंच जाएंगे। तो एडवांस कोर्सेज के लिए एडवांस न्यूमेरिकल्स रहेंगे और नीट कोर्सेज के लिए नीट के न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग।